हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू फिजिक्सaholics। माय नेम इज नीरज रावत और आज अपन स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर की लास्ट डीपीपी नंबर 4, है ना। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं किया है तो। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना @physicsaholics_प्रतीक, जहाँ पे प्रतीक सर रेगुलरली लाइव आते रहते हैं तुम्हारे साथ, है ना। तुम्हारी अंतरात्मा की जो है ना शंकाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, है ना। मन ही मन में पता नहीं क्या क्या भरे बैठे होते हो, वो सब कुछ निकाल सकते हो, है ना। उसके साथ में टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना, नीट वाले बच्चे @NEET_physics और जे वाले बच्चे @ITJ_physics, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की लिंक वगैरह, है ना, डीपीपी वगैरह सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो। सारी अपडेट्स तुम्हें यहीं पे मिलेंगी, है ना। और वेबसाइट तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें वीडियो लेक्चर्स अगर देखने हैं, है ना, डीपीपी के वीडियो सोल्यूशंस देखने हैं, डीपीपीज तुम्हें चाहिए तो सारी तुम्हें कहाँ मिलेंगी, वेबसाइट पे, जो कि सारे के सारे लिंक्स जो मैंने बताई वो कहाँ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो इन सभी चीज़ों के लिए। और अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ में, है ना। हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन द फर्स्ट 10 मिनट एंड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो वाटर है वो कूल डाउन होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री में, और वो 10 सेकंड लेता है ना, और उसके बाद में 50 से डिग्री सेंटीग्रेड से वापस से कूल डाउन होता है 42 डिग्री तक अगले 10 सेकंड में ना। तो सराउंडिंग टेम्परेचर पूछा है ना, तो देखो ये डेल्टा टी बहुत कम है ना, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री तक होता है। तो अपन जो अप्रोक्सीमेशन लगा के जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता है उसके अंदर भी अप्रोक्सीमेशन लगा के एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना। तो ये कब लागू होता है, जब ये डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर अपन ले रहे हैं, है ना, ये 5 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री का ही है ना, इससे ज्यादा में नहीं लगाते हैं ना। ज्यादा में लगाने से क्या होता है, आंसर गलत आता है ना। तो यहाँ पे लगा सकते हैं अपन आसानी से, ठीक है। ये जो डेल्टा टी है वो बहुत कम है कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या लगा देता हूँ, हाँ, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या फिर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, कुछ भी लिख दो, क्योंकि रेशियो में तो माइनस कट ही जाएगा, है ना। लेकिन क्या निकल के आता है वहां से, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में टाइम इक्वल टू, ये होता है टी इनिशियल प्लस में टी फाइनल डिवाइड बाई 2 माइनस का टी एस सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। ये फॉर्मूला लगा देते हैं जब टी इनिशियल और टी फाइनल में जो डिफरेंस हो 5 डिग्री 10 डिग्री का होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर तो हो गया कितना, 50 डिग्री का, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल होता है ना इसको, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ठीक है। तो 60 माइनस 50, इनिशियल 60 था फिर 50 हो गया, अपॉन में टाइम कितना लगा इसको, 10 मिनट का लगा, है ना, इक्वल टू टी इनिशियल प्लस टी फाइनल, 60 प्लस 50 कितना होता है 110, अपॉन में 2 माइनस का टी सराउंडिंग जो अपने को निकालना है ना। दूसरी इक्वेशन और लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे जब 50 से 42 हो रहा है टेम्परेचर, तो इनिशियल 50 माइनस फाइनल 42 अपॉन में टाइम टी लगा उसमें, ठीक है। वो भी दे रखा है 10 मिनट, तो कहानी खत्म होगी, वो भी 10 मिनट दे रखा है ना। ठीक है, उसको डिवाइड करना है इक्वल करके, यही टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 इस वाले सिचुएशन के लिए। तो इस वाले में टी इनिशियल है 50 और टी फाइनल 42, से कितना हो गया 92, 92 का हाफ कितना हो जाएगा 46, है ना। तो 46, या फिर लिख दो 92/2 लिख दो माइनस का टी एस। अब कैलकुलेट कर लो, अगर इतना एक साथ नहीं बच रहा है तो इसको 92 लिख लो, 50 प्लस 42, अब कैलकुलेट कर लो इसको। अब करोगे क्या, यहाँ पे तो देखो 10 से तो 10 गया, ठीक है, ऊपर बच गया 10 माइनस 50, तो सॉरी 60 माइनस 50 10 डिवाइड बाई यहाँ पे बच गया 50 माइनस 42 कितना 8, इक्वल टू 110/2 होता है 55 माइनस का टी एस, और 92/2 होता है 46 माइनस टी एस, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर लो तो किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 अपॉन में 4, तो मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30 0 3 5 4 जा 20 और 2 23, है ना, माइनस का 5 टी एस इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 550 को 2 से करोगे तो 110, उसको भी 2 से कर दोगे तो 4 टाइम हो गया ना इसका, तो 220 माइनस का 4 टी एस, ठीक है। तो 5 टी एस को उधर लेके जाओ, 220 को उधर लेके आओ, तो ये डेल्टा टी है 10 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा टी एस हो गया उधर, तो 5 टी एस में से 4 टी एस गया तो
Ts बच गया है ना, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बिना किसी छेड़खानी के आ गया बी ऑप्शन, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये बोल रहा है ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 45 डिग्री टू 40 डिग्री इन 5 मिनट एंड 35 टू, अच्छा अगला 40 डिग्री से 35 डिग्री इन नेक्स्ट 8 मिनट्स। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग नियरली, टीएस निकालना भाई है। इसमें भी डिफरेंस 5 डिग्री का है, यहाँ पे भी डिफरेंस देखो 5 डिग्री का है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहाँ पे भी लगा सकते हैं जो पिछला फॉर्मूला यूज किया वो, अब डायरेक्टली लगाते हैं ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल यानी कि 45 माइनस 40 डिवाइड बाई, इसमें टाइम लगा 5 मिनट का, इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल 45 और 40 85/2 माइनस का टीएस, डिवाइड कर देंगे उसको उस वाले इक्वेशन से, है ना। उस वाले इक्वेशन में लिखेंगे इनिशियल यानी कि 40 माइनस का फाइनल मान यानी कि 35 अपॉन में उसमें टाइम कितना लगा, वो 8 मिनट लगा, वो दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा रेशियो 40 प्लस 35 कितना होता है 75 डिवाइड बाई 2 माइनस का टीएस। ठीक है, अब गया तो भैया यहाँ पे 45 माइनस 40 गया दोस्त, क्या बचा 5, 40 में से 35 गया तो दोस्त क्या बचा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 8/5 आ गया ये, 8/5 इक्वल टू 85/2 माइनस टीएस अपॉन में 75/2 माइनस का टीएस। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई, टीएस निकालना है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसमें, फिर भी कर दो। 8 इंटू 75/2 माइनस टीएस इक्वल टू 5 इंटू 85/2 माइनस का टीएस। ठीक है, अच्छा तो 8 इंटू 75/2 माइनस का 8 टीएस, और इधर देखेंगे तो 5 इंटू 85/2, उसको इधर ले आओ ना, तो 5 इंटू 85/2। ठीक है, ये आ गया। अब इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे तो यहाँ तो माइनस का 5 टीएस था और ये प्लस का 8, सॉरी माइनस का 8 टीएस उधर जाके प्लस का 8 टीएस, तो माइनस का 5 टीएस प्लस का 8 टीएस। ठीक है, इन दोनों में से इक्वल क्या, सॉरी कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 25 है ना। ठीक है, 25/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 25 कॉमन आया तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 24, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन लिया तो 5 तो इसमें से कॉमन ले लिया और 5 इसमें से कॉमन ले लिया तो 25 आ गया, यानी कि और 2 भी बाहर आ गया, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 3, 5 से क्या हो जाएगा 35। ठीक है, इक्वल टू ये कितना बच जाएगा प्लस का 3 टीएस। ठीक है, प्लस का 3 टीएस। आगे चलो 24 में से 17 गया तो कितना बचा, 24 में से 17 गया तो 7 बच गया ना, 7 बचेगा, तो 25/2 इंटू 7 इक्वल टू 3 टीएस, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड होता हुआ दिख नहीं रहा, कहाँ गलती कर रहे हैं। ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 45 डिग्री टू 40 डिग्री इन 5 मिनट्स एंड टू 35 डिग्री इन नेक्स्ट 8 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग नियरली। तो नियरली बताना है ना, तो आसपास बताना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियरली, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, टीएस आ जाएगा 25/6 इंटू 7, तो 25/6 इंटू 7 क्या हो जाएगा, तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, 25 से थोड़ा बड़ा, यानी कि कौन सा ऑप्शन 30 डिग्री, यही दिख रहा है। फिर भी करो एक बार, 25 इंटू इसको डिवाइड करो 1.1 यानी कि 1, फिर आ जाएगा 4, फिर 6 जा 36, या फिर 1.17 आ जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 7 जा कितना आ जाएगा 175, 17 25 बन जा, 25 बन जा 35 आ जाएगा, और 35 और 7 कितना होता है 42, 2 4, ठीक है ना, 25 और 4 29.25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग 30 डिग्री। ठीक है, नियरली पूछा इसने कि नियरली कितना आंसर आ जाएगा, तो 29.25 डिग्री किसके पास है, बिल्कुल पास है 30 डिग्री के, तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, तो सही करा अपन ने, है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलो, बिना किसी असमंजस के, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, अगले सवाल पे चलते हैं। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड
द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और ये जो अपना चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब ये जो अपन डिफरेंस देखते हैं वो केल्विन से देखते हैं ना, तो ये केल्विन में आ रहा है कितना 293 केल्विन, और ये डिफरेंस आएगा कितना 30 का। देखो डिफरेंस तो केल्विन में लिखो या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, है ना, क्योंकि डिफरेंस अगर केल्विन में निकालेंगे इन दोनों में 273 ऐड करो फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो तो वापस से 30 केल्विन ही आ जाएगा ना। तो ये जो है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ रहे हैं कि 10% 12% के समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अपन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो अभी तक यूज करते आ रहे थे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाया था अपने अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले के अंदर भी अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद में ना, यानी कि वो फॉर्मूला लगेगा अपना 2% 5% तक की अगर अपनी डिफरेंस आ रहा हो, है ना, उसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे अपन वो नहीं लगा सकते, है ना। तो यहाँ पे नहीं लगा सकते तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, वो फॉर्मूला यूज में लेंगे जिस फॉर्मूले से वो पिछले वाला फॉर्मूला अपन ने डिराइव करा था, समझ रहे हो। तो वो वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, और वो कौन सा होता है ना, उसको जनरली याद नहीं रखते हैं ना लोग, केवल एक ही फॉर्मूले से निकालते रहते हैं और आंसर गलत आता रहता है। अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो तो, है ना, अगर वो डिफरेंस 5 डिग्री 10 डिग्री का हो ना तब तो आंसर सही आते रहते हैं, और उसी को याद रख लेते हैं, फिर दूसरा वाला भूल ही जाते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से था, है ना। तो अगर ये डिफरेंस बड़ा हो 25 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री का दे रखा हो तो फिर अपन इस फॉर्मूले पे जाते हैं जहां से उसका जनरेशन हुआ था, जहां से उसको जनरेट करा था अपन ने, ठीक है। वो क्या होता है कि ln टी फाइनल माइनस का टी सराउंडिंग अपॉन में टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस का के टी, और यहाँ पे क्या होता है 4 सिग्मा ई ए अपॉन में एम एस टी टू पावर 4, समझ रहे हो। लेकिन इससे अपने को कुछ नहीं लेना, है ना, इससे अपने को कुछ नहीं लेना, क्योंकि के तो एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं ना अपन, तो के उसके लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सारी क्वांटिटीज क्या रहेंगी उसके लिए कांस्टेंट रहती हैं, तो के कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो अपन यूज में लेंगे, है ना, जो अपन यूज में लेते हैं वो टी माइनस टी एस इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ln देखो, अगर अपने को ये वाला नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, ln हटाना है तो जो e आ जाएगा वो इधर आ जाएगा, और ये सब वाली क्वांटिटी e की पावर में चली जाएगी, है ना। तो क्या बन जाएगा टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग अपॉन में टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, और ये टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग ई की पावर माइनस के टी वो इक्वल आ गया टी माइनस टी एस। ये टी क्या है, टी फाइनल है, समझ गए, और टी एस तो है सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके अपन यहाँ पे आंसर निकालेंगे, वो टी इनिशियल प्लस टी फाइनल सॉरी टी फाइनल इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई टू इक्वल टू सॉरी टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई टी इक्वल टू टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई टू माइनस टी एस जो लिखते हैं वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी अप्रोक्सीमेशन लगा के निकालते हैं, वो 5 डिग्री 10 डिग्री के वेरिएशन में ही काम करता है ना, ज्यादा वेरिएशन में काम नहीं करता, उसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझ गए। और यहाँ पे तो वेरिएशन 30 डिग्री का आ रहा है लाला, ठीक है सेट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारे फाइन लग जाएगा, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो चलो इस चीज को यूज करते हैं और निकालते हैं आंसर। क्या बोल रखा है, ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टीएस अपने को दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पहले इस वाले के लिए लगाते हैं ये इक्वेशन, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 माइनस टीएस क्या है अपना 80, सॉरी टीएस सराउंडिंग है 20 है अपना, है ना, 80 नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू इनिशियल माइनस सराउंडिंग, तो इनिशियल क्या था अपना 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का सराउंडिंग यानी कि 20 इंटू ई की पावर माइनस का के। टाइम कितना लगा इसमें, टाइम लगा इसमें कितना 5 मिनट, तो वो यहाँ पे रख देंगे, समझ गए। अच्छा ये इक्वेशन आ गई अपने पास 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 50 ई की पावर माइनस का के इंटू 5, ठीक है। अगला पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। अब अगले पेज पे अगली इक्वेशन लिखते हैं 30 से 60 के लिए, है ना। तो क्या लिखते हैं अपन, टी माइनस टी एस फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री, कहाँ गए अपन, हाँ आगे चलना था, फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री माइनस सराउंडिंग है अपना 20 इक्वल टू इनिशियल है अपना 60 माइनस का सराउंडिंग 20 इंटू ई की पावर माइनस का के इंटू टी अपने को निकालना है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक 60 से 30 के वेरिएशन में कितना टाइम लगा।
तो ये टी की वैल्यू तो अपने को निकालनी है ना, टी की वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी। दिख तो रहा है ना तुम्हें, स्क्रीन पे थोड़ा डार्क दिख रहा है ना, तो मैं येलो कलर लेने की कोशिश करता हूँ, वो शायद ज़्यादा अच्छे से दिखेगा तुम्हें, है ना, येलो कलर। हाँ ठीक है, तो 30 - 20 इक्वल टू 60 - 20 की पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ से देखो 30 - 20 हो जाएगा 10 इक्वल टू ये बन जाएगा कितना 40 e की पावर माइनस का k इंटू टी। समझ गए, ये अच्छा दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो 10 इंटू 40, 10 इक्वल टू 40 e की पावर माइनस का के टी। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। टी अपने को निकालना है, टी अपने को निकालना है, तो यहां से देखो e की पावर, अगर अपन k की वैल्यू निकालना है तो k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और अपने पास t की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि k ही अननोन है ना। ठीक है, k अननोन है तो k की वैल्यू यहाँ से निकालो, e की पावर माइनस का 5 इंटू टी, e की पावर माइनस का 5 इंटू टी कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें, येलो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें बदलना पड़ेगा ना, ब्लैक ले लेते हैं चलो। e की पावर माइनस का 5 इंटू टी, ये तो दिख रहा है ना। हाँ, e की पावर माइनस का 5 इंटू टी, ये कितना आ जाएगा 30/50 यानी कि 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ले लेंगे यहाँ पे 5 इंटू के आएगा ना, टी की वैल्यू 5 रख रखी है अपन ने, तो e की पावर माइनस का 5k, तो ln ले लेंगे दोनों साइड में ना, log ले लेंगे, तो ln ले लेंगे तो माइनस का 5k ln e इक्वल टू ln 3/5। ठीक है, ln e तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस का 5 इंटू के आ जाएगा ln 3/5। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 1/5 ln 3/5। ठीक है, अच्छा अब पूरा k ही निकाल लेते हैं, मतलब कि ln की फॉर्म में निकाल लेते हैं, माइनस का 1/5 अंदर चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी ln 3/5 की पावर माइनस का 1/5, यानी कि ln पावर माइनस को गायब करना है तो इसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो ये 5/3 इसकी पावर 1/5 आ जाएगी। ये k की वैल्यू आ गई, समझ गए, ये क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई अपने पास, ln 5/3 की पावर 1/5 है ना, वो यहाँ पे रख देंगे। तो इसको देखो इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले आएंगे तो 1/4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1/4, तो 1/4 कहाँ गया, ये वाला कर लेते हैं, इक्वल टू 0 से 0 गया ना, e की पावर माइनस k की जगह क्या रखना अपने को, ln 5/3 की पावर 1/5 है ना, ये था, इनटू में टाइम ये निकालना ही अपने को, तो ये 1/4 इक्वल टू, अब देखो माइनस का टी है, माइनस का टी और अंदर लेके जाओ है ना, तो e की पावर माइनस का टी था अंदर लेके गए तो ln 5/3 की पावर 1/5 था, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी माइनस का टी। अब पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो देखो यहाँ से बड़ी आसानी से e को एलिमिनेट कर दिया, ln को भी एलिमिनेट कर देंगे अपन, क्या बन जाएगा ये ln 5/3 की पावर माइनस का t/5 बन गया, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे e है, यहाँ पे ln है, इस वाले टर्म को इस e से रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाली नीचे आ जाएगी और ये e ऊपर चला जाएगा, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो 1/4 आ जाएगा, ये नीचे आ गया 5/3 की पावर माइनस का t/5, और इसकी पावर में क्या था, e की जगह तो ये आ गया और इसकी जगह ln की अंदर चला गया e, ये बन गया 1। ठीक है, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको यूज करके 1/4 इक्वल टू माइनस का 5/3 इंटू माइनस का t/5, ये तो बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है ना, पर और कुछ अपने पास क्या है, इलाज भी नहीं है, तो अब वापस से log लेना पड़ेगा अपने को, तो log लेंगे तो अपन क्या बन जाएगा अपने पास, ln 1/4 इक्वल टू ln लेंगे तो माइनस का t/5 अंदर आ जाएगा, अंदर तो माइनस था ही नहीं ना, तो माइनस का t/5 आ जाएगा ln 5/3 है ना, ln 5/3। ठीक है, तो ये 1/4, अब ये माइनस देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ln 4 की पावर माइनस का 1, और ये बन जाएगा माइनस का ln 4, ये आ जाएगा माइनस का t/5 ln 5/3, तो t आ जाएगा अपने पास कितना, माइनस से माइनस गया 5 ln 2 की पावर 2 अपॉन में ln 5/3, ये कुछ इतना सा ऐसा सा एक्सप्रेशन आ रहा है ना? इसमें फिर ये सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी भाई, बहुत डिफिकल्ट है ना, ln 2 की पावर 2 अपॉन में ln 5/3, तो इसको लिख देंगे t tan ln 2, ठीक है, अपॉन में ln 5 माइनस ln 3 लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इनकी वैल्यू निकाल के रखोगे तब जाके टाइम निकलेगा। या फिर इसको अपन डायरेक्टली भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्या इसको? e की पावर माइनस के टी था, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये आई। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? तो केवल अपने को एक बार लॉग लेना पड़ेगा ना। इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं, तो चलो ये वाली इक्वेशन को करके देखते हैं ना। कितना था? 30, अपने को क्या मिलेगा? 30। इसमें करके देखते हैं ना। 30, 50 और e की पावर माइनस का k5, और ये क्या है? tan 40 e की पावर माइनस का k इंटू टी। चलो ठीक है, करके देखते हैं इसमें। 30 इक्वल टू 50 e की पावर माइनस का 5t और 10 इक्वल टू 40 e की पावर माइनस का k इंटू टी। ठीक है, इनको डिवाइड करो तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 5/4। e की पावर माइनस कॉमन आ गया तो ऊपर चला जाएगा है ना, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो 5t माइनस का kt बन जाएगा। ठीक है, 3 यानी कि इधर आ जाएगा 3, तो 12/5 आ गया। e की पावर माइनस का t कॉमन आ गया तो ये 5 माइनस k बन गया है ना। एक मिनट, 5 इंटू के आएगा ना, ये 5t थोड़ी 5k, t की वैल्यू रखने के बाद में आया था ना, तो 5, तो k कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 5 माइनस टी बचेगा, समझ रहे हो? तो 5 माइनस टी, तो अभी क्या हो जाएगा? अभी ln लेना पड़ेगा, ln 12/5 इक्वल टू, ln ले लेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, ln e1 बन जाएगा, तो माइनस का k, t माइनस का 5, सॉरी 5 माइनस टी। ठीक है, k की वैल्यू और t की वैल्यू नहीं गई, इसी तरीके से करना पड़ेगा अपने को ना। ठीक है, कहाँ थे बना? हाँ, तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को, ln 10, ln 2, ln 5 और ln 3 है ना। तो ये वैल्यू है ना, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, इसको गिवन होना चाहिए था डाटा, ln 5 और ln 3 की वैल्यू, ln 2 की तो सबको पता ही होती है ना। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से कर रखा है। क्या किया? 10, 40 e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी की वैल्यू 1/4 क्या रख दिया इसमें? माइनस का के टी, ठीक है, 2 ln 2, के की वैल्यू इसमें क्या किया था अपन ने? इसी तरीके से तो किया था, तो 5/3 कहाँ से आ गया था लेकिन अपना? अच्छा, यहाँ से निकाल लिया था अपन ने के, तो यहाँ से क्या निकाला इसने? के की वैल्यू निकाली इसने 2 ln 2 अपॉन में टी। अच्छा, इन्होंने दोनों जगह से के निकाल लिया और उसको डिवाइड कर दिया, ये भी सही है, ये मतलब कि अपनी कैलकुलेशन कम कर देगा, है ना। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू यहाँ से ln 2/5 आ रही है, और अपनी क्या आ रही है? ln 5/3 की पावर 1/5। क्या कुछ गड़बड़ करा था क्या? e की पावर माइनस का k इंटू 5 आ जाएगा 3/5, ln ले लेंगे तो माइनस का 5 क्या आ जाएगा? ln 3/5। अच्छा, 60, देखो गलत कर दिया था ना, इस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही। देखो 80 माइनस का 20 क्या आता है? 60 आता है, इसलिए इतनी गंदी कैलकुलेशन जा रही थी अपनी। अदरवाइज इतनी गंदी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते नहीं है ना। देखो क्या गड़बड़ी कर रखी थी अपन ने। ये क्या आएगा? 80 माइनस 20 आएगा 60, तभी इतनी गंदी कैलकुलेशन हो रही थी, अदरवाइज होती नहीं है ना इतनी। अगर होता तो ये वैल्यू देता, समझ गए बेटा? होता तो इन सब की वैल्यू ये देता, तो ताकि अपन कैलकुलेट एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर पाए। चलो कोई नहीं, अभी सुधार लेंगे, पकड़ में आ गई ना गलती। चलो अच्छी बात है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 बनेगा ना इधर, 30/60 1/2 आएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस का 5 इंटू के। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln 1/2 आ जाएगा अपने पास, माइनस का 5 इंटू के, ln e हो गया 1, तो ln 1/2 को लिख देंगे ln 2 की पावर -1 बाहर आ गया, तो माइनस का ln 2 इक्वल टू माइनस का 5 इंटू के। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी ln 2/5, समझ गए? अभी रख दोगे तो आंसर इसमें सही आ जाएगा ना, k की वैल्यू ln 2/5। ठीक है, अब कहाँ थे अपन?
यहाँ पे k की वैल्यू ln 2 अपॉन में 5 रख दो यहाँ पे। अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, देखो कितनी मेहनत हो गई है ना फालतू में। तो यहाँ पे रख दो भाई, k की वैल्यू क्या रखेंगे ln 2 अपॉन में 5। बिल्कुल इजी एक्सप्रेशन बन गया ना अब तो। अरे ये पेन सेलेक्ट नहीं होता एक तो। तो e की पावर e की पावर k की जगह क्या रखेंगे, k की जगह रखेंगे अपन ln 2 अपॉन में 5, ln 2 अपॉन में 5 इंटू टी, यानी कि बाहर क्या है अपने पास माइनस का t अपॉन में 5 बाहर है और अंदर है ln 2। ठीक है, अब वो अंदर चला जाएगा e की पावर ln 2 की पावर में चला जाएगा माइनस का t अपॉन में 5, समझ रहे हो, माइनस का t अपॉन में 5 की ln उसमें चला जाएगा 2 की पावर में। अब 2 की पावर के अंदर जो है वो नीचे आ जाएगा और e ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर माइनस का t अपॉन में 5 इंटू ई की पावर सॉरी ln इंटू बन जाएगा e की पावर ln सॉरी ये तो अंदर आ गया ना, तो इसकी पावर में चला जाएगा। भैया एक तो इसमें वो बटन नहीं है ना, डायरेक्ट जिसका इरेजर बना देता है, जो स्मार्ट वर्ड में होना चाहिए ना, बार बार उसको करो। माइनस का t अपॉन में 5 है ना। अब ये वाला एक्सप्रेशन अपन नीचे लेके आए तो e जाएगा ln के अंदर और ln e बन जाएगा पावर में, और ये बन गया 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर सॉरी यहां से क्या लिख सकते हैं अपन 4 की पावर माइनस का 1 इक्वल टू 2 की पावर माइनस का t अपॉन में 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर माइनस का 2 इक्वल टू 2 की पावर माइनस t अपॉन में 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 2 की पावर दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो, यानी कि माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का t अपॉन में 5। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस गया 10 मिनट, समझ गए, क्योंकि ये जो 5 रखा था अपन ने, कौन सा 5 यहाँ पे, ये 5 किस में था, मिनट में था ये टाइम, तो वो जो निकल के आएगा वो भी किस में निकल के आएगा, मिनट में निकल के आएगा, समझ गए। ठीक है भाई, कैलकुलेशन दी थी, इसको भूल जाओगे ना, ये कुछ और ही था, अपन रास्ता भटक गए थे, समझ गए। तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा, समझ गए। चलो अच्छी बात है, कौन सा हो गया 10 मिनट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अच्छी बात है, अगले सवाल पे चलते हैं। ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन ए रूम एंड इट कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ पे भी अपन आसानी से लगा सकते हैं क्या, जो अपन अप्रोक्सीमेट टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई टी इक्वल टू टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग, है ना, क्योंकि बॉडी कूलिंग की बात हो रही है और टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कम ही है ना। तो उसको लगता है T1 मिनट, फ्रॉम 70 डिग्री टू 65 डिग्री T2 मिनट। और अच्छा ये तो क्वेश्चन ये लगा, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि 70 डिग्री से 75 से 70 आने में इसको टाइम लगा T1, ठीक है। उसके बाद में 70 डिग्री से 65 आने में लगा T2 और 65 से 60 डिग्री में आने में लगा T3। तो रेट ऑफ कूलिंग की बात कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला जो अपना है उसी की बात कर ले हैं, सिग्मा ई ए अपॉन में ms t की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। अब टी नोट तो कांस्टेंट रहेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, है ना, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करती है सिग्मा ई अपॉन में ms, सिग्मा कांस्टेंट ई ए ms और टी की पावर 4 पे, समझ रहे हो। अब एक ही बॉडी की बात हो रही तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। अगर एक ही बॉडी की बात करें तो ये सारी चीजें कांस्टेंट, यानी कि dt अपॉन में dt केवल और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी कूल डाउन होती जाएगी सॉरी रेडिएशंस एमिट करती जाएगी, कूल डाउन होती जाएगी, उसका खुद का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, खुद का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अगर ये क्वांटिटी कम हो रही है, टी नोट तो कांस्टेंट है ना सराउंडिंग टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है, ये कम होता जा रहा है अगर, और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये बढ़ा देंगे तो dt अपॉन में dt बढ़ जाएगा, ये कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। और इसकी तो पावर 4 है, अगर इसको एक भी आधा भी कर दिया है ना तो इस पे फर्क पड़ेगा, 1/16 गुना तो नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं है, लीनियर फंक्शन बन रहा है ना, कुछ और पड़ेगा। लेकिन अगर इसको कम करेंगे तो होगा तो ये भी कम ही ना, इसको बढ़ाएंगे तो होगा ये बढ़ेगा ये भी, समझ रहे हो। तो T को अगर अपन कम कर रहे हैं, देखो इनिशियल टेम्परेचर इसका 75 डिग्री था तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, इसमें इनिशियल टेम्परेचर 70 डिग्री तो उसमें कम हो गया टेम्परेचर, T कम हो गया तो इसका रेट ऑफ कूलिंग इस वाले उसके अंदर और भी कम, यानी कि हर डिग्री पे देखो 75 के रेस्पेक्ट में ही नहीं आएगा हमेशा, 75 से जब 74 हो जाएगा तो और कम हो जाएगा, फिर 73 पे और कम, फिर 71 पे और कम, 70 पे और कम, फिर 69 पे और कम, इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन ओवरऑल तो इसमें सबसे ज्यादा ही था,
इसमें उससे कम था और इसका टेम्परेचर 65 डिग्री से 60 है तो उसमें और भी कम हो गया, यानी कि dt अपॉन vt रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। अगर रेट ऑफ कूलिंग कम होगी मतलब कि सेम हीट को निकलने में, है ना, सेम हीट को निकलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, है ना, वो कॉन्स्टेंट रहेगी हर डिग्री को चेंज करने में, ms डेल्टा टी रहेगी, है ना। तो हर डिग्री को टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट उसमें से निकलनी थी, है ना, वो डिपेंड करेगी उसके इनिशियल टेम्परेचर पे। वो इनिशियल टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो हर डिग्री चेंज होने में जो टाइम लगता जा रहा है वो भी ज्यादा लगता जा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि उसको निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। रेट ऑफ कूलिंग है 1 सेकंड में जो एनर्जी निकल रही थी वो कम है, टेम्परेचर कम हो गया तो 1 सेकंड में जो एनर्जी निकल रही थी वो कम हो जाएगी। तो वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाने के लिए उसको ज्यादा देर तक एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी ताकि वो उसके बराबर एनर्जी रेडिएट कर सके, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, हर सेकंड जो एनर्जी निकल रही थी वो कम होगी तो उतनी ही एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा देर तक रेडिएशन करना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो। तो इनके T1 और T2 T3 में कंपैरिजन दे रखा, बस अपने को वो बताना है। तो जब इसकी टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, जब टेम्परेचर कम हो गया तो टाइम और ज्यादा लगेगा, और कम हो गया टेम्परेचर तो उसको सेम हीट रेडिएट, यानी कि दोनों को देखो डेल्टा टी तो सभी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही दे रखा है ना, तो 5 डिग्री का सेंटीग्रेड कम होने में पहले तो टेम्परेचर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, फिर टेम्परेचर और कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर और कम हो गया तो टाइम और ज्यादा लगेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा T3, फिर T2, फिर T1। कौन सा है, बी ऑप्शन दिख रहा है सिंपल मेरे को, सबसे कम T1 होगा, फिर T2 आएगा, फिर T3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा भैया इसमें, है ना। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाना है इसमें बस, समझ गए, अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। ए बॉडी विद एन इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 इज अलाउड टू कूल इन ए सराउंडिंग व्हिच इज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ थीटा नॉट लेस देन थीटा 1। Assume that Newton's law of cooling is obeyed. The temperature of the body after time T is best expressed by K. इसने बोला साफ साफ कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ओबे करता है ना, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो ओबे करता है उसमें से अपन निकालते हैं ln T माइनस का T सराउंडिंग अपॉन में T इनिशियल माइनस का T सराउंडिंग इक्वल टू माइनस का KT, यानी कि अपन T माइनस T सराउंडिंग क्या निकालते हैं, T इनिशियल माइनस का T सराउंडिंग e की पावर माइनस का KT, ये निकालते हैं। जो टेम्परेचर होता है किसी भी टाइम टी पे कितना फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, अगर टी इनिशियल ये है और सराउंडिंग टेम्परेचर टी ये है, ये रख देते हैं ना, तो ये निकालते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, है ना। तो अब इसमें बात कर रहे हैं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर थीटा 1 है, यानी कि जो टी आई है उसकी जगह क्या रखेंगे अपन, थीटा 1, ठीक है। टी एस अपन को दे रखा है थीटा नॉट, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी टी आई और टी एस की जगह, तो टी फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, ये माइनस का टी एस ऊपर जाएगा, उधर जाएगा प्लस का टी एस हो जाएगा, टी एस है थीटा नॉट, तो थीटा नॉट प्लस में टी आई यानी कि थीटा 1 माइनस का टी एस यानी कि थीटा नॉट इंटू ए की पावर माइनस का के टी, ये कॉन्स्टेंट के ही होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ए की पावर माइनस के टी, है ना। तो कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये इसके ऊपर ही लिखा हुआ है ना। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसने एप्लीकेबल बताया, उसका अप्रोक्सीमेशन नहीं बताया जो अपन वो फॉर्मूला यूज कर रहे थे ना। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से निकल के आता है वो ये आता है, ठीक है। तो T इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ए की पावर माइनस के टी, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ स्टील इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज लेफ्ट इन रूम टू कूल, ठीक है, उसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया, है ना। Which of the curves shown in figure best represent the correct cooling behavior? तो कौन सा कर्व जो है इसका करेक्ट कूलिंग बिहेवियर डिफाइन करेगा, है ना। देखो पिछला ही क्वेश्चन था, इससे पिछला क्वेश्चन ये देखा अपन ने, इसका मतलब यहाँ पे क्या समझा था अपन ने कि अगर बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कम होगा तो उसको सेम डेल्टा टी के लिए ज्यादा देर तक एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, यानी कि उसका इनिशियल टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि उसको सेम डेल्टा टी के लिए कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा पर सेकंड, तो उसको कम टाइम लगेगा, और टेम्परेचर अगर उसका कम हुआ तो उसको सेम टेम्परेचर डाउन होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। उसी चीज को यहाँ पे देखना है ना, कि पहले तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी और फिर धीरे धीरे जब टी इनिशियल कम होता जाएगा तब रेट ऑफ कूलिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। ये उससे भी देख सकते हैं कि टी इक्वल टू आ जाएगा टी सराउंडिंग प्लस टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इंटू की पावर माइनस का के टी। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा, है ना, ये की वैल्यू जो आती जाएगी, है ना, इसको इस तरीके से लिख दो, टी एस प्लस में टी आई माइनस टी एस अपॉन में ई की पावर के टी। अब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे टाइम कहाँ गया, हाँ,
जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे अपन, है ना, e की पावर kt बढ़ता जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म कम होती जाएगी तो t अपना किसके बराबर चला जाएगा, t सराउंडिंग की तरफ चलता जाएगा, है ना। लेकिन रेट ऑफ कूलिंग की अगर बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर अगर यही कम हो गया, यही कम हो गया, तो फिर पूरी वैल्यू ही कम हो जाएगी, रेट ऑफ कूलिंग ये इनिशियली कम हो जाएगा ना, माइनस dt अपॉन में dt अगर अपन बात करें, तो ये तो फाइनल टेम्परेचर को बता रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आएगा कि फाइनल टेम्परेचर कहीं मान लो ये सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, इनिशियली ये था। ठीक है, तो माइनस dt अपॉन में dt क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल में आता है किसके, t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4 के, समझ रहे हो। तो कूल डाउन किसी इस तरीके से होगा, पहले अगर t ज्यादा है तो dt अपॉन में dt भी ज्यादा होगा, फिर t कम हो गया तो dt अपॉन में dt भी कम हो गया ना, तो रैपिडली कम होगा, है ना। पहले अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको टेम्परेचर डाउन होने में सेम टेम्परेचर, देखो ये डेल्टा टी अगर इतना इतना बना लें, कितने इतने गैप के लिए 3 गैप बना लिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में तो केवल इतना सा टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम बढ़ गया और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम और ज्यादा बढ़ गया गैप, है। तो ये कौन सा कर्व हो गया जिसको कैरेक्टरिस्टिक इसकी शो कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से कि टाइम कितना लगेगा उसको कूल डाउन होने में ना। तो ये टी और टाइम के बीच में करेक्ट ग्राफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, बढ़े ना कम होना है तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है, ई का फंक्शन है, और ये तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, ये क्या बोल रहा है कि पहले तो धीरे धीरे कम होगा और फिर ज्यादा तेजी से कम होगा, है ना, वो गलत है, पहले ज्यादा तेजी से कम होगा और फिर धीरे धीरे कम होगा और फाइनली सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, फिर वो क्या हो जाएंगे उसमें, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा सराउंडिंग और बॉडी के बीच में, है ना। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है अपने को, ए ऑप्शन है ना, जो कर्व ए है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है अपना, समझ गए। चलो अच्छी बात है, अगले सवाल पे चलते हैं। ए बॉडी टेक्स 10 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज कांस्टेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर पूछ लिया, है ना। देखो अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपन फाइनल टेम्परेचर वाला टी फाइनल इक्वल टू टी सराउंडिंग प्लस में टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इंटू की पावर माइनस के टी वाले से चल रहे, पर इसमें इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, तो वहां तक अपन क्या लगा लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना, वो लगभग अपने को सही आंसर दे देता है ना। ठीक है, तो ए बॉडी टेक्स 10 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर, अब देखेंगे पहले उससे निकाले थे, इजी पड़ेगा, अगर लग रहा होगा कि कोई इनमें से बिल्कुल पास वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा तो फिर अपन इसी से चलेंगे ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर के बहुत पास लेके जाता है, और वो थोड़ा सा दूर रखेगा। देखते हैं अगर उससे हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है ना। इसमें देखते हैं 60 से 50 गया तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, है ना, तो 60 माइनस 50 आ जाएगा 10 अपॉन में टाइम उसको लगा कितना, उसको 10 मिनट लगे, इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल, 60 प्लस 50 कितना होता है 110 डिवाइड बाई 2 55 माइनस का टी सराउंडिंग, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब कहाँ गया अपने पास, ए बॉडी टेक्स 10 मिनट टू कूल डाउन फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर सराउंडिंग 20, देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट, अच्छा अगले 10 सेकंड में, सॉरी 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो अगले 10 सेकंड में मान लो 50 से वो टी पे पहुंच गया, अगले 10 सेकंड में 50 से टी पे पहुंच गया, तो टी इनिशियल था उसका 50 माइनस फाइनल हो गया टी अपॉन में उसको टाइम लगा वही 10 सेकंड 10 मिनट का पूछा, इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस टी डिवाइड बाई 2 माइनस टी एस, टी एस दे रखा अपने को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रख ही दो ना, इसको नॉन क्यों रख रहे हो, टी एस दे रखा अपने को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रख दो उसको, है ना, तो 25 और ये 25, ठीक है, ये 10 से 10 गया, ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 50 माइनस टी इक्वल टू भैया, है ना, ये क्या दे रखा है 55 माइनस 25, ये कितना होता है दोस्त, ये होता है 30, है ना, तो 30 डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 50 प्लस टी, है ना, एलसीएम ले लो, 50 प्लस टी माइनस का 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, तो 50 प्लस टी माइनस 50 कितना बन जाएगा टी डिवाइड बाई 2, या फिर इसको अलग अलग कर दो, 50 बाई 2 क्या हो जाएगा 25 या 25 गया, बच गया टी बाई 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 60 अपॉन में टी आ गया, है ना, 60 अपॉन में टी, तो कुछ नहीं बचा अब तो 10 अपॉन में 50 माइनस टी इक्वल टू 60 अपॉन में टी, है ना, 60 अपॉन में टी, ये कितना आ रहा है, ये गया, यानी कि टी इक्वल टू 6 5 या 300 होता है, 300
माइनस का 60, तो ये इधर आ जाएगा 70 इक्वल टू 300। तो कितना आ रहा है 7 इक्वल टू 7, 300 बाई 7, 7 4 जा 28 2, तो 7 2 जा 14 6, पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 है ना, तो 6 0 पॉइंट लगा के 0 8 टाइम 42.8 के समथिंग कौन सा आ रहा है, 42 के समथिंग 42.8 कौन सा आ रहा है 43, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए क्या आ जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वही दे रखा है। समझ रहे हो। अदरवाइज अगर ये कुछ इस तरीके से आता है अपना, ये जब 42.8 के मान लो आ जाता अपना 41.2 है ना, तो वो उसके बीच में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नियर आ गया ना 43 के। तो उस केस में अपन करते क्या, उस केस में अपन करते इसको इस वाले फॉर्मूले से ना, कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ से आ रहा है 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल नियरली आ रहा है 43 के, तो सही है अपना, तो ए ऑप्शन सही है। और ये भी इसलिए किया क्योंकि ये सारे ऑप्शन भी पास पास थे, उनमें से भी सबसे पास ये मिल रहा है। अगर ये दूर दूर होते ना, तो इससे मान लो कि ये टेम्परेचर डिफरेंस और ज्यादा होता ना, तो ये टेम्परेचर, ये जो टाइम आता अपने टेम्परेचर आता है, ये बहुत गलत आ जाता है ना। लेकिन वो भी थोड़ा पास में ही था और ये भी पास में थे, उसमें भी सबसे पास आ गया 42.8, तो सही है ना। अदरवाइज अपन इसका यूज करते अगर वो ज्यादा होता 20 डिग्री 30 डिग्री होता तो है ना, तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलो ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बोल रहा अपने को, द सोलर कांस्टेंट फॉर द अर्थ इज अबाउट 1.8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट फॉर ए ब्लैक बॉडी सिचुएटेड ऑन ए प्लैनेट व्हिच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, कि सोलर कांस्टेंट अर्थ के लिए अगर बात करें है ना, अर्थ के लिए आई की वैल्यू दे रखी है 1.8 जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा जो क्या बोल रहा है प्लैनेट, जो अर्थ के कंपैरिजन में केवल और केवल 0.3 आर के बराबर है ना, तो ये है इंटेंसिटी अपने को, मतलब कि सोलर कांस्टेंट दे रखा है 1.8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड है ना। अगर ये डिस्टेंस 0.3 टाइम कर दे अपन जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से ना, ये सन अपना, यहां पे अपनी क्या है अर्थ है, तो ये मान लो डी डिस्टेंस है, समझ गए। अगर 0.3d कर दें तो यहाँ पे बीच में कोई एक प्लैनेट रख दें 0.3d, तो उसके लिए सोलर कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी ये पूछा अपने से। तो सोलर कांस्टेंट अपन लिखते हैं क्या, सिग्मा ई अपन लिखते हैं, ई तो 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। सिग्मा आर एस का स्क्वायर टी एस की पावर 4 अपॉन में डी स्क्वायर है ना। इसमें क्या होता है, आर एस क्या होता है, आर एस होता है अपना सन का रेडियस है ना, या फिर कोई भी स्टार होता है उसका रेडियस, टी एस होता है सन या फिर जो दूसरा स्टार होगा अगर उसके करस्पॉन्डिंग पूछे तो उसका टेम्परेचर, और डी होता है अपना क्या, डी होता है अपना डिस्टेंस किसकी, अपने सन सॉरी स्टार की, और जो प्लैनेट जिसके ऊपर अपन उसकी सोलर कांस्टेंट की जिसकी बात करें ना, इंटेंसिटी है ना, उसकी बात करें तो वो उसकी डिस्टेंस होती है उससे, यानी कि ये स्फीयर बनाते हैं उससे निकालते हैं ना, जो पावर होती है उसको उस एरिया से 4 पाई डी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब ये निकल के आता है ना। ठीक है, तो ये निकल गया अपनी सोलर कांस्टेंट। यानी कि अगर देखें सिग्मा कांस्टेंट, अगर इसी स्टार के बारे में दूसरे प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं तो इसी स्टार के लिए अपना क्या आर एस भी कांस्टेंट, ठीक है, टी एस भी कांस्टेंट, यानी कि डिपेंड किस पे करेगा, केवल और केवल डी स्क्वायर पे, क्योंकि केवल और केवल डी बदल रहे हैं ना। पहले अर्थ के लिए जो डिस्टेंस डी थी, दूसरे प्लैनेट के लिए वो डिस्टेंस 0.3d कर दिया अपन ने, समझ रहे हो। बाकी सारी चीजें तो सेम है, उसी स्टार के लिए पूछा, उसी सन के लिए पूछा है, तो उसी सन के लिए सिग्मा तो वैसे कांस्टेंट, आर एस भी कांस्टेंट रहेगा, टी एस भी कांस्टेंट रहेगा है ना। तो क्या बदलेगा, केवल और केवल डी बदलेगा, समझ गए। तो आई आ जाएगा अपना, पहले I1 अपॉन में अगर I2 लिखेंगे अपन तो वो क्या बन जाएगा, D2 अपॉन में D1 का स्क्वायर बन जाएगा अगर रेशियो लिखेंगे, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, समझ गए। क्या आ रहा है अपना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है ना। अच्छा, I1 अपॉन में I2 आ गया D2 बाई D1 की होल स्क्वायर। ठीक है, D2 बाई D1, D2 कितना कर दिया फाइनली, I1 तो इनिशियली कितना था 1.8, I2 अपने को निकालना है इक्वल टू D2 फाइनली कितना हो गया 0.3d, इनिशियली था D के बराबर, इसका स्क्वायर है ना। तो 1.8 अपॉन में I2 आ जाएगा किसके बराबर, D से तो D गया 0.3 अपॉन में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो I2 आ जाएगा भाई कितना 1.8 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.09,
तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 180 अपॉन में 9 आ जाएगा, तो ये 20 आ गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कितना आ गया, 20 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और ये किस में दे रखा है, ये अपने को दे रखा है किसमें, डी ऑप्शन में दे रखा है यही की, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना, अपने को केवल ये देखना है कि उसमें वेरी क्या चीज कर रही है ना, जो अपना सोलर कांस्टेंट है जिसको अपन निकालते हैं, उसमें केवल अगर डी वेरी कर रहा है, उस स्टार से प्लैनेट की डिस्टेंस वेरी करवा रहे हैं कि जो डी डिस्टेंस पे उसके लिए आई इतना है, तो जो 0.3 डी पे होगा उसके लिए आई कितना होगा, खत्म बात, समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना। चलो आगे चलो, अगले सवाल पे चलते हैं। इफ वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एंड द मून आर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर टेंपरेचर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा दे रखा है ना, तो उसके लिए अपन जो वेन्स फॉर्मूला लिखते हैं, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। ये बी क्या होता है, वेन्स कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट होता है हमेशा, तो लैम्डा एम इंटू टी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लैम्डा एम इंटू टी किसके लिए, सन के लिए, इक्वल टू लैम्डा एम इंटू टी किसके लिए, मून के लिए, क्योंकि मून को भी क्या बोल दिया इसने, ब्लैक बॉडी, इसलिए अपन ये लगा पा रहे हैं ना, ठीक है। तो लैम्डा एम मून के अगर देखें सन के लिए तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू उसका टेम्परेचर मान लो टी सन है, इक्वल टू लैम्डा एम मून के लिए 10⁻⁻4 मीटर है, उसका टी एम मून मान लो। तो देयर रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज, तो टी सन अपॉन में टी मून पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 10⁴ अपॉन में 0.5, 10⁻6 माइनस का है ना, तो ये ऊपर जाएगा 10 प्लस का 6 में से -4 गया तो 100 अपॉन में 0.2, 0.5 तो 1/2 ऊपर जाएगा 2, तो 2 × 100 कितना आ जाएगा, 200/1, तो 200/1 यानी कि डी ऑप्शन। तो टी सन अपॉन में टी मून कितना आ जाएगा, 200, समझ गए। तो उनके टेम्परेचर्स का रेशियो आ गया 200, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज दिस, ठीक है। गिवन दैट वेन्स कांस्टेंट 2.93 10⁻³ मीटर केल्विन, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एनर्जी होगी है ना, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपने को वेवलेंथ दे दी इतनी, और वेन्स कांस्टेंट दे दिया अपने को, है ना। तो अपने सिंपल सा लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। ये लैम्डा एम क्या होता है, ये मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ नहीं होती, ये होती है जिस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फोटॉन्स निकल रहे हैं, यानी कि जिस जो एनर्जी अपने को मैक्सिमम मिल रही है ना, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है ना। क्योंकि अपन देखें तो 0 से इनफाइनाइट तक सारी लैम्डा की वेव निकलती देखती है ना, अगर रेडिएशन हो रहा है तो, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम टेम्परेचर, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिल रही है, वो लैम्डा एम होती है, ना कि मैक्सिमम एनर्जी की लैम्डा होती है ना, उसकी नहीं होती है। मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मिल रही होती है वो होती है लैम्डा एम। तो वही दे रखा, मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ की निकल रही है उसके लिए करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये है ना, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज दिस, द वेन्स कांस्टेंट, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड मस्ट बी। तो ये क्या दरगा, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज दिस, ठीक है। लैम्डा एम इंटू टी, तो लैम्डा एम अपना क्या हो जाएगा, 2.93 10⁻10 इंटू टेम्परेचर पूछा था, इक्वल टू बी दे रखा है 2.93 इंटू 10⁻3। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 2.93 अपॉन में 2.93 आ गया, ठीक है। 10⁻³ था अपॉन में 10⁻10 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 10⁻7 केल्विन, ठीक है। 10⁻7 के ऑर्डर का आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ सोचने नहीं, समझ गए। अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ 1640 केल्विन हैज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन इक्वल टू 1.75 माइक्रोमीटर। Assuming the moon to be a perfectly black body, the temperature of the moon if the wavelength corresponding to maximum emission is, ठीक है भैया। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी यानी कांस्टेंट, समझ गए। तो टेम्परेचर एक का दे रखा है, दोनों की वेवलेंथ दे रखी है, मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एमिशन है एनर्जी का उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये है, ठीक है। तो लैम्डा एम है, लैम्डा एम आ जाएगा अपना, अगर इसके लिए लिखें तो इसके लिए लैम्डा एम दे रखा है 1.75 10⁻⁻6 मीटर इंटू टेम्परेचर कितना 1640 इक्वल टू
यहाँ से बी के लिए लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट रखना है ना, तो अब इसके लिए लैम्डा एम कितना दे रखा है मून के लिए 14.35 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टी मून आ गया। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी द टेम्परेचर, हाँ तो टी मून ही निकालना अपने को, ये सारी चीजें दे रखी है ना, तो टी मून आ गया अपने पास 10⁻⁻6 से ये गया 1.75 अपॉन में 14.35 इंटू 1640। अब इसको डिवाइड कर लेना कितना आएगा, है ना, तो एक लगभग कितना हो जाएगा 7 टाइम तो नहीं आएगा, ये लगभग 6 टाइम हो जाएगा इसका, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तो 6 टाइम हो जाएगा, ये लगभग 6 टाइम जाएगा, और 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12 और 4 बच गया, 6 7 जा 42, 2 बच गया, और ये कितना बच जाएगा 6 3 जा 18, 273 के समथिंग आ जाएगा, है ना। एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो कौन सा आ जाएगा फिर, आसपास में ऑप्शन मेरे को 250 दिख रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड करो कितना टाइम हो रहा है 1.75, 1640 ही है ना वो, 1640 ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 2 जा, या फिर 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 500 नहीं, 5 से तो नहीं होगा, एक मिनट, ये 14 है ना, तो 14 6 टाइम भी तो कैसे जाएगा, क्या हो रहा है मेरे भी, 6 टाइम भी तो कैसे जाएगा, तो जाएगा लगभग 9 या 10 टाइम करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है, और 9 टाइम करेंगे तो 9 टाइम करेंगे तो हो सकता है ना, तो इसको 1.75 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.79 5 जा 45, 4 9 7 63, और 4 कितना होता है 7, ठीक है, 6 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 9 टाइम तो नहीं जाएगा, 8 टाइम आ जाएगा फिर इसके बाद में, क्योंकि 10 टाइम तो 17.5, फिर 9 टाइम क्या तो 15.75, 8 टाइम करेंगे तो कितना 14.35 ही आ जाएगा, है ना, उसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता, तो 8 से डिवाइड कर देंगे ना कि 6 से, तो 8 से डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 8 2 जा 16, है ना, फिर क्या आ रहा है 40, तो 8 5 जा 40, तो 205 आएगा ना, 8 5 या 40 थोड़ी आ जाएगा, पहले 4 आएगा फिर 0 लगाएंगे फिर 5 आएगा, 205 केल्विन, किसमें दे रखा है 205 केल्विन, कहीं नहीं दे रखा है ना, ऑप्शन क्या दे रखा है सी, तो 205, तो इसमें लगभग अगर पूछे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑफ द मून, तो 205 के आसपास में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, 200 ही दिख रहा है, इसी तरीके से करना पड़ेगा अपने को, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना, या तो यहाँ पे एग्जैक्ट 205 होना चाहिए था, बाकी ये टेम्परेचर आसपास से होते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी देता अपने को, उसके आसपास वेरी करता है ना, तो वो 205 के पास में 200 केल्विन आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ गए, तो इसलिए अपने को सी ऑप्शन सही दे रखा है ना, बाकी तुम अगर हो सकता है एग्जैक्ट डिवाइड करो तो 200 ही आ जाए, है ना, बाकी कैलकुलेशन यहाँ से देख लो, हाँ ये 8.2 बन रहा है, देखो ये 8.2 बन रहा है, तो 205 से कम हो जाएगा, 200 ही आ जाएगा ना, ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो 200 ही बनेगा, तो सी ऑप्शन एकदम सही आ जाएगा, समझ गए, अपन ने ये लगभग 8 ही माना था ना, इसलिए 205 आ रहा था, एग्जैक्ट करोगे तो 200 ही आ जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे, और अगले सवाल पे जाने से पहले हमने रोक दिया, हमको रोक दिया गया है ना, और ये सारी लिंक्स तुम्हें किसके लिए होती हैं, ताकि तुम इस पर क्लिक करो पीडीएफ में जाके, और तुम यहाँ तक पहुंच जाओ जहाँ पे तुम्हारा वीडियो सोल्यूशन चल रहा है ना, ठीक है। तो भाई जाते जाते क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट एक्सप्लोर कर लेना अगर तुम्हें लेक्चर वगैरह देखने हो तो, है ना। बाकी वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह डीपीपी वगैरह सब कुछ तुम्हें कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट पे मिलेंगे ना। सारी की सारी लिंक्स किस में है, डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ चेकआउट करो, है ना। हम चलते हैं, हमारा समय हो चुका है और आप भी से विदा लेते हैं, आप भी निकलो, पढ़ाई करो, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू। दिस वाज नीरज शेरावत साइनिंग ऑफ।